हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के पाँचों यूनिट का अध्ययन कैसे करना है और इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का टिक लगवाऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा जूरिस्प्रूडेंस का पेपर भी पूरा ही मिल गया था। अपने जो डिस्कशन किया था उसी में पूरा पेपर आया था। तो आप प्लीज़ जूरिस्प्रूडेंस की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख लें। ठीक है, अपना एग्ज़ाम 5 अगस्त 2025 को होने वाला है। तो एग्ज़ाम में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तो चलो आइए सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लेते हैं और उसके बाद उनको लर्न करके एग्ज़ाम में अच्छे से आंसर राइट करके आते हैं। ठीक है, चलो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल के सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, अपराध की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? क्या भारतीय दंड संहिता में अपराध की तैयारी दंडनीय है? यदि हाँ तो वे कौन कौन से तत्व हैं? तो गाइज ये क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछेगा, चाहे वो क्वेश्चन को कैसे ही घुमा के पूछे, आपको भारतीय न्याय संहिता की विशेषता के बारे में पूछे या विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पूछे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो प्लीज़ इसको टिक कर लीजिएगा और इसमें लिख लीजिएगा भाई ये क्वेश्चन रटना है, इसको रट के ही जाना है। आपको फर्स्ट यूनिट में जो भी पर्सन पूछेगा आपको ये तो लिख के ही आना है उस पर्सन के अंदर। ठीक है, क्योंकि यही मेन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में इसी के बारे में दे रखा है, और जो भी क्राइम करते हैं अपन उस क्राइम को कैसे क्या उसको स्पेसिफाई किया जाता है वो सब इसी के बारे में दे रखा है। तो वो एग्ज़ाम में आपको घुमा के भी पूछ सकता है। जैसे नीचे वाला क्वेश्चन दे दिया, सेकंड किन मामलों में केवल तैयारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है, या फिर ये पूछ ले अपराध करते की कौन कौन सी अवस्थाएं तैयारी कब दंडनीय हो जाती है। वो कैसे ही पूछे आपका आंसर सेम ही रहेगा इसके अंदर। तो प्लीज़ इस 2 नंबर क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा और उसके आगे लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट और रटना है। ठीक है, मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम की दृष्टि से, वो आप टिक कर लीजिए। ठीक है, फिर इसमें आता है अपना फर्स्ट यूनिट के अंदर ये आता है क्वेश्चन अपना 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि दुष्प्रेरण क्या है, दुष्प्रेरक की सीमा तक मुख्य अपराधी के कार्यों के उत्तरदायी कौन कौन से हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा, रटना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों आपके फर्स्ट यूनिट में अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, इनको याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम में लिखने समय आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं सोचना नहीं पड़ेगा, याद रहेगा तो आप तुरंत कॉपी में नोट डाउन कर दोगे। तो प्लीज़ आपने को मैंने बताया आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन बताया मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में। अब देखते हैं थर्ड यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसमें लगाइए टिक आप क्वेश्चन नंबर 10, जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा उन सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए इसी प्रकार उत्तरदायित्व अधीन होगा मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। यह तो ऐसे पूछ सकता है, या फिर संयुक्त दायित्व का आधार क्या है, सामान्य आशय उद्देश्य में क्या अंतर है। वो कैसे पूछ सकता है, वो शॉर्ट में भी पूछ सकता है, ये बताइए कि सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य में क्या अंतर है। पूछ लेगा 10 नंबर का क्वेश्चन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी में ही इसको लिख के आना है। जहाँ पे भी आपको दिख जाए सामान्य संयुक्त दायित्व या फिर सामान्य आशय दिख जाए, सामान्य उद्देश्य दिख जाए, या फिर संयुक्त दायित्व, कोई भी छोटा सा वर्ड दिख जाए आपको। अब ये देखिए इसमें अथवा में पूछ लिया धारा 34 और धारा 149 के संदर्भ में बताइए
ये। तो लेकिन यहाँ पे देखिए सामान्य आशय भी आ गया और सामान्य उद्देश्य भी आ गया। तो आपको झट से वो एक क्वेश्चन याद करना है भाई, ये सेकंड यूनिट का 10 नंबर क्वेश्चन है जो मैंने याद किया था। ठीक है, तो आपको ये वर्ड देखने, बस की पॉइंट पकड़ने, की पॉइंट जो आपका की पॉइंट मैच हो जाए, बस वहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन है उसको लिख डालो। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। फिर इसी क्वेश्चन का, इसी यूनिट का देखते हैं अपन 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन के आगे लिख लीजिए गाइज की रटना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और यहीं पे नहीं, आगे आप अगर जुडिशरी की तैयारी करते हैं या फिर वकालत कर या फिर कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ काम आएगी। इसमें लिखा हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। मतलब जो डिफेंस है अपना, जो प्राइवेट डिफेंस होता है वो कैसे काम करता है, उसके क्या अधिकार होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल टिक कर लीजिएगा, ए प्लान में शामिल कर लीजिएगा इसको, और इसके आगे लिख लीजिएगा इसको रटना है। और क्वेश्चन कैसे ही पूछे, बस आपको कीवर्ड पकड़ने हैं, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार। जहाँ पे भी आपको दिख जाए प्राइवेट प्रतिरक्षा दिख जाए या फिर व्यक्ति की रक्षा दिख जाए या फिर आत्मरक्षा के अधिकार दिख जाए, बस आपको इसी क्वेश्चन को याद करके इसी को लिख के आना है। और ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है, 2016 में आया था, 15 में आया था, 17 में आया था, 19 में आया था। ठीक है, और संभावना बन रही है कि बार भी आ सकता है। चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा जो उनका भी भला हो सके। भला का मतलब होता है, भला का उल्टा होता है लाभ। तो आप किसी का लाभ करेंगे, आप किसी का भला करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक लाभ हो जाएगा। ठीक है, देखिए थर्ड यूनिट में आ गए अपन, अपने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली। अब थर्ड यूनिट में देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, सदोष मानववध क्या होता है, यह हत्या की कोटि में कब आता है। व्हाट इज कल्पेबल होमोसाइड व्हेन डज इट अमाउंट टू मर्डर। ठीक है, बस सदोष मानववध क्या होता है और हत्या कोटि में कब शामिल हो जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, तो इसको भी आप टिक कर लीजिएगा। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, तो उम्मीद है 2025 में भी पूछ सकता है। ठीक है, इसका कीवर्ड क्या है, मानववध। ऊपर देखो सदोष मानववध दिख रहा है, नीचे लिख रखा है आपराधिक मानववध। ठीक है, फिर नीचे लिख रखा है इसने सदोष मानववध। तो आपका की पॉइंट हो गया सदोष मानववध। आपको जहाँ मानववध जहाँ पे भी दिख जाए उस क्वेश्चन में आपको ये नोट डाउन करके ही आना है। चाहे वो कुछ भी पूछे, चाहे वो कितना ही घुमाए, लेकिन आपको घूमना नहीं है। उसके साथ साथ आपको की पॉइंट पकड़ने हैं। ठीक है, क्या पकड़ने हैं, की पॉइंट। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसको वो शॉर्ट में पूछ सकता है। जैसे आपने देखा होगा जूरिस्प्रूडेंस के अंदर यूनिट 5 में से क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे थे, उसने 3 दे रखे थे, तीनों में से आपको 2 करने थे। ठीक है, आपने 2 कर दिए क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ा था, मैंने वीडियो डाल रखी उन सब के बारे में, आपने पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 आता है, इसके आगे लिखा हुआ है रटना। तो ये रटना ही है आपको। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या किडनैपिंग क्या होती है और अबडक्शन क्या होती है। ठीक है, इसका की पॉइंट क्या हो गया, इसका की पॉइंट हो गया वहप्रण। हिंदी में तो हो गया वहप्रण और इंग्लिश में हो गया किडनैपिंग एंड अबडक्शन। ठीक है, इनका अंतर भी पूछ सकते हैं, इनकी परिभाषा भी पूछ सकते हैं। जो भी पूछे आपको तो ये याद करना है और इसको लिख के आना। जहाँ पे भी आपको अपहरण दिख जाए या फिर वैपण दिख जाए, बस इसको छाप देना पेपर के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं इसी सीरीज के, इसी थर्ड यूनिट के 18 नंबर क्वेश्चन में। ये 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध क्या है। ये आप शॉर्ट में याद कर लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट में पूछ सकता है वो। मान लो एक, अगर वो थर्ड यूनिट को आपको कंफ्यूज करना चाहेगा तो शॉर्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है, वे संगठित अपराध और छोटे अपराध को समझाइए। ठीक है, जैसे ए पार्ट बी पार्ट में। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा टिक लगा लीजिएगा, पढ़ के जाना है। ठीक है भाई, आपको अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप उसको लिख सको। फिर आते हैं यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में गाइज 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको टिक कर लीजिएगा। 20 नंबर
क्वेश्चन। ठीक है, इसके आगे लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट और क्या है, रटना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सभी प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है, स्पष्ट कीजिए चोरी। ठीक है, चोरी और उद्यापन के बारे में आपको लिख के आना है। ठीक है, या फिर वो ऐसे पूछ सकता है लूटना चोरी है या बलात्कार है, विवेचना कीजिए। बट आपको क्या देखना है, आपको की पॉइंट देखना है कि यहाँ पे की पॉइंट क्या है। यहाँ पे की पॉइंट है लूट और चोरी। जहाँ पे भी आपको दोनों में से कोई वर्ड दिख जाए तो आप उसको नोट डाउन करके रिटर्न कर सकते हैं, उसको लर्न करके अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसी यूनिट में आगे चलते हैं। तो अपन ने देखते हैं इसमें जो 21 का जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप टिक लगा लीजिएगा भाई, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और जो 22 नंबर क्वेश्चन है, छल के अपराध पर एक समालोचना निबंध लिखिए। गाइज ये क्वेश्चन तो आपको रटना ही पड़ेगा, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको आगे लिख लीजिएगा गाइज, रटना ही है। ठीक है, 22 नंबर, छल के अपराध एक समालोचना निबंध लिखनी है। छल की परिभाषा क्या है और इसके आवश्यक तत्व क्या है। तो गाइज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइज, चलो अब देखते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो अब शुरू करते हैं 5th यूनिट। तो गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24। कूट रचना के अपराध पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, कूट रचना ये क्या है, कूट रचना क्या है, ये अपना कीवर्ड हो गया। जहाँ पे भी कूट रचना मिल जाए आपको बस इस क्वेश्चन को छाप देना, इसके आंसर उसको छाप देना। यहाँ पे लगा लीजिए टिक इम्पोर्टेंट, फिर इसके आगे लगा लीजिएगा रटना। जब तक आप रटना शब्द नहीं लिखोगे ना तब तक आप उसको याद नहीं करोगे। रटना शब्द लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको सीरीज़ में लिख लेना जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसी यूनिट का आता है क्वेश्चन नंबर 27, मानहानि से आप क्या समझते हैं, क्या इसके आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके आगे लिख लीजिएगा रटना। इसमें आप मानहानि के तत्व भी आ गए, परिभाषित करना भी आ गया और इसके अपवाद भी आ गया। इसको विथ डिटेल के साथ लिखना आपको, इसकी परिभाषा भी आ जाएगी और इसके आवश्यक तत्व भी आ जाएंगे और इसके जो एक्सेप्शन हैं, जो इसका जो अपवाद है वो भी आपको लिख के ही आना है। ठीक है, तो ये गाइज मैंने हमारे गुरुजी के निर्देशन में आप सभी को मैंने बताया है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। ठीक है गाइज, ओके, बाय बाय।